Hello friends, myself Bagadwa sir, working as lecturer of science and here I am teaching science. Today topic is तो फ्रेंड्स यहाँ हम रीट 62,000 लेवल फर्स्ट और सेकंड एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित साइंस का ऑथेंटिक्स कंटेंट जो आरबीसी और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल डिवाइडेशन। आज हम बात करेंगे सेल डिवाइडेशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो फ्रेंड्स कोशिका विभाजन जो है ये हम जानते हैं कि कोशिका में जो विभाजन होता है और नई कोशिकाएं का निर्माण होता है, नव कोशिका की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। इस पूर्ववर्ती कोशिका को, जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम मात्र कोशिका या फ्रेंड्स जनक कोशिका बोलते हैं। इस मात्र कोशिका या जनक कोशिका से ही फ्रेंड्स नव कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्यों निर्माण होता है कि जीव के जनन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मज से होता है। जब भी जीव का निर्माण होता है वो किससे होता है, जाइगोट से। किससे होता है फ्रेंड्स, जाइगोट से एक नए जीव का निर्माण होता है। जाइगोट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मज, क्योंकि अंडे जो होते हैं आपस में निषेचन करते हैं, निषेचन से युग्मज का निर्माण होता है जिसको जाइगोट बोलते हैं, जिससे जीव के जीवन का प्रारंभ होता है। तो नव कोशिका का निर्माण सदैव पूर्ववर्ती या जनक कोशिका से होता है। फ्रेंड्स सेल डिवाइडेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेंड्स समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है फ्रेंड्स अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन फ्रेंड्स कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, कायिक कोशिका में होता है। और किसमें नहीं होता, तो जनन कोशिका में नहीं होता। तो जनन कोशिका को छोड़कर शेष जो कायिक कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। फ्रेंड्स पादप कोशिका की अगर बात करें तो पादप कोशिका में फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन जो है विभाज्य उत्तक कोशिका में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, विभाज्य उत्तक कोशिका में होता है। क्या होता है समसूत्री विभाजन? समसूत्री विभाजन का मतलब होता है फ्रेंड्स एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और दो जो संतति कोशिकाएं बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका या मात्र कोशिका के समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन में हमें कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है फ्रेंड्स, तीन प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन में। एक इंटरफेज, एक क्रायोनोकिसिस की घटना और एक साइटोकाइनेसिस की घटना। क्या होता है, इंटरफेज को बोलते हैं फ्रेंड्स अंतरावस्था। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अंतरावस्था। और दूसरा होता है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। और तीसरी घटना देखने को मिलती है फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। ये जो तीन घटनाएं होती है इस पर समसूत्री विभाजन टिका होता है। तो अंतरावस्था, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन किस तरह से विभाजित होता है देखते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा इंटरफेज। इंटरफेज को अभी मैंने बताया अंतरावस्था बोलते हैं। तो ये जो इंटरफेज होता है कोशिका को विभाजन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। जब कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है इस अवधि में कोशिका द्रव्य व केंद्रक दोनों सक्रिय उपापचय हो रहे होते हैं। कौन कौन फ्रेंड,
कोशिका द्रव्य व केंद्रक दोनों आपस में, केंद्रक दोनों क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपस में सक्रिय उपापचय हो रहे होते हैं और कोशिका उन सभी पदार्थों का संश्लेषण और संग्रह करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय क्या होती है फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है। जिस भी कोशिका को विभाजित करने के लिए जिन पदार्थों का आवश्यकता होती है उनका संश्लेषण और संग्रहण कौन करती है, इंटरफेज करती है, अंतरावस्था करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का जो विभाजन है फ्रेंड्स वो 4 अवस्था में होता है। केंद्रक का विभाजन 4 अवस्था में होता है, जिसमें एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज और एक होता है फ्रेंड्स टेलोफेज। इन 4 अवस्थाओं से गुजरता है केंद्रक का विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज क्या होता है कि केंद्रक के गुणसूत्र पदार्थों का संघनन होने से ये पतले महीन स्पष्ट धागों के रूप में क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, रूपांतरित हो जाते हैं। और ये गुणसूत्री धागे लंबाई में, ये जो गुणसूत्री धागे होते हैं फ्रेंड्स, गुणसूत्र के धागे वो लंबाई में अधिक स्पष्ट और मोटे दिखाई देने लग जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो अंतिम चरण होता है प्रोफेज, उस पर दोनों जो गुणसूत्र है, क्रोमेटिड है, वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और दोनों अर्ध गुणसूत्र जो है सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। इस अवस्था के अंतिम सिरे पर दोनों जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, वो अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं और दोनों जो क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली इस प्रावस्था के अंतिम चरण में धीरे धीरे अस्पष्ट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस अवस्था के अंदर केंद्रक या केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त की ओर चली जाती है, तो उसका आंसर प्रोफेज रहता है, पूर्वावस्था रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 पुत्री तारकाएं बनती है और प्रत्येक पुत्री तारकाएं केंद्रक ध्रुव का निर्धारण भी कर लेती है। 2 पुत्री तारकाएं का निर्माण भी इस अवस्था में हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये बात हमने की किसकी, प्रोफेज की। अब दूसरी स्टेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें तर्कु रेशों का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा कि तर्कु के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्रों का विन्यास इस प्रावस्था की घटना है कि तर्कु रेशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में, तर्कु रेशे हैं, इनका जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्रों का बढ़ना यहाँ की मेन घटना है किसकी, मेटाफेज की। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें गुणसूत्र केंद्रक की परिधि से तर्कु की मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। परिधि से कहाँ आते हैं फ्रेंड्स, परिधि से गुणसूत्र किधर आना प्रारंभ कर देते हैं, केंद्र की ओर प्रारंभ कर देते हैं, किसमें, मेटाफेज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट घटना है इसकी। इसके अलावा फ्रेंड्स तीसरी स्टेज होती है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है फ्रेंड्स, एनाफेज को हिंदी में बोलते हैं पश्चय अवस्था। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पश्चय अवस्था। इंग्लिश वर्जन याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जिससे एक गुणसूत्र के दोनों ओर क्रोमेटिड मतलब अर्ध गुणसूत्र यहाँ क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। जहाँ पहले एक हुए थे, अब दोनों अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग होते हैं। किस अवस्था में आकर, एनाफेज या पश्चय अवस्था में। उत्तरी गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते। ये इंपॉर्टेंट घटना है इस एनाफेज की। यहाँ क्या करते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ की मेन अवस्था है। इसके अलावा देखें फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि गुणसूत्र परिधि से केंद्र की ओर आ रहे थे। यहाँ क्या होता फ्रेंड्स, यहाँ जो गुणसूत्र है वापिस परिधि से किधर आना प्रारंभ कर देते हैं, मध्यवर्ती भाग की ओर प्रारंभ कर देते हैं, मध्यवर्ती भाग। तो ये दोनों बात आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है
कि गुणसूत्र जो है केंद्र से परिधि की ओर तो जाते हैं किसमें, मेटाफेज के अंदर, और गुणसूत्र परिधि से वापिस मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर किसमें आ जाते हैं, एनाफेज के अंदर, पश्चावस्था में। फ्रेंड्स, इसके अलावा ध्रुवों की ओर अभिगमन में सर्वप्रथम सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर खींचता है। इस कारण इस प्रावस्था में पुत्री गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर व सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर सम्मुख होते हैं। जो सेंट्रोमियर थे वो तो ध्रुव की ओर जाएंगे फ्रेंड्स, और जो गुणसूत्र है वो मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। किस अवस्था में, एनाफेज में। चौथी अवस्था आती है इसमें टिल्लोफेज। टिल्लोफेज को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अंत्यावस्था। क्या बोलते हैं, अंत्यावस्था। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाती है। यहां पर जो पुत्री गुणसूत्र थे वो अब कहां पहुंच गए हैं, ध्रुवों पर पहुंच चुके। पुत्री गुणसूत्र थे ध्रुवों पर पहुंच गए, और ध्रुवों पर पहुंचने के बाद उन्होंने अकुंडलित होकर जालिका बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का क्या बन जाता है फ्रेंड्स, समूह बन जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रत्येक गुणसूत्री समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण परिवर्धित हो जाता है, और प्रत्येक जनक कोशिका में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक जो जनक कोशिका थी फ्रेंड्स, यहाँ प्रत्येक जनक कोशिका के अंदर 2 संतति कोशिका, दो संतति कोशिका केंद्रक बन जाते हैं, तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रक का भी परिवर्धन होने लग जाता है। तो यहाँ वापिस केंद्रक झिल्ली भी बन जाती है और केंद्रक का परिवर्धन भी होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा केंद्रक का विभाजन 4 अवस्था में था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ क्या है, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन 2 विधियों में होता है फ्रेंड्स, एक विदलन विधि होती है और एक कोशिका पटलक विधि होती है। विदलन जो विधि होती है ये विभाजन जंतु कोशिका में होता है फ्रेंड्स। किस में होता है, जंतु कोशिका के अंदर होता है। अगर पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य का विभाजन विदलन विधि द्वारा किस में होता है, तो जंतु कोशिका के अंदर होता है। तो जंतु कोशिका के मध्य में एक खांच बनना प्रारंभ हो जाता है, और ये खांच केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है, वह जनक कोशिका को 2 संतति कोशिका में बांट देती है। तो जंतु कोशिका में क्या बनना प्रारंभ हो जाता है, खांच, और ये खांच क्या करती है, केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है और जनक कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में बांट देती है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड्स कोशिका पटलिका विधि। कोशिका पटलिका विधि में जो विभाजन होता है वो किस में होता है, पादप कोशिका में। पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि से होता है फ्रेंड्स, पटलिका विधि से होता है, जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। पटलिका के दोनों ओर सेलुलोज जमा होने से कोशिका भित्ति भी बन जाती है। जैसे सेलुलोज जमा होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का भी निर्माण, क्योंकि कोशिका भित्ति हमने देखा था सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड, इनसे मिलकर क्या होती है, बनती है फ्रेंड। तो इस तरह से आज फ्रेंड्स हमने किसकी बात की, समसूत्री विभाजन की बात की, कि समसूत्री डिवाइडेशन, सेल डिवाइडेशन देख रहे थे। कल हम अर्धसूत्री विभाजन का वीडियो लेकर आएंगे और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर पहली बार है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ लाइक करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड, और कमेंट करते रहें। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय दोस्तों।